हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पेगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज फिर से हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के, है ना। तो डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहो, जुड़ो मेरे साथ मॉर्निंग 6 से 7। ओके, डेली मॉर्निंग अपन 6 से 7 मिलेंगे करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। चलो अपन आज पूरे कल के दिन का जो भी पूरा न्यूज़ रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले अपन इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो MCQs के फॉर्म में हैं, ज़्यादा डिटेल न्यूज़ नहीं है पर फिर भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो MCQs में डिस्कस करते हैं। फिर अपन डिटेल न्यूज़ जो पूरा न्यूज़ आएगा वो डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन रेबीज़, ठीक है, कैसे होता है? कुत्ते के काटने से, है ना। पहले 14 इंजेक्शंस लगती थी, अब 3 ही लगती है। ओके, तो यही है रेबीज। शेयर द मैसेज, सेव अ लाइफ। क्या करना है? रेबीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना है। रेबीज़ के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है डॉग ने बाइट किया है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। बहुत ही जानलेवा हो जाता है, इंसान पागल भी हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाती है, बीमार हो जाता है। तो उसी के लिए है शेयर द मैसेज, सेव अ लाइफ। अगर किसी को डॉग ने काटा है तो आप उसको बताओ कि ये कितना ज़्यादा जानलेवा है, कितनी हानिकारक चीज़ें इससे हो सकती है, आपके हेल्थ पे कितना अफेक्ट पड़ सकता है। ओके, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये हमारा थीम था इस बार का, शेयर द मैसेज, सेव अ लाइफ। ओके, इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? कौन से दिन हम वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं? आपका क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा? 28 सितंबर। ओके, विश्व, ठीक है, क्या है? रेबीज शेयर द मैसेज, सेव अ लाइफ। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नागनाथ स्वामी मंदिर है कहाँ है? यही आपसे पूछा जा रहा है कि नागनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे सिचुएटेड है। अभी अभी ये टेम्पल जो है न्यूज़ में बना है, ठीक है, न्यूज़ में बना है। अगर आप द हिंदू पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, तो अभी अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा। ये क्या है? ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। ओके, कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये लगभग 1000 साल पुराना, ओके, 1000 साल पुराना एक मंदिर है। ओके, कहाँ सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? रेनोवेट कर रहे हैं। ओके, इसको रेनोवेशन का इसका प्रोसेस चलेगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये चीज़ न्यूज़ में आई है तो इसका नाम और इसकी स्टेट आप देख लो कहाँ पे है लोकेटेड। नेक्स्ट, विच कंट्री इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प एरोस्पेस फोर्स सक्सेसफुली लॉन्च द सैटेलाइट नूर 3। ठीक है, नूर 3 किस जो उपग्रह है, नूर 3 जो सैटेलाइट है, ये किसने लॉन्च किया है? मीन्स किसने लॉन्च किया है? इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प, ठीक है, एरोस्पेस फोर्स है, इसने लॉन्च किया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ये कौन से कंट्री का है? ठीक है, ये कौन से कंट्री का है? विच कंट्री, किस देश का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, आपका आंसर बनेगा ईरान। सीधा टू द पॉइंट, इंटरनेशनल न्यूज़ है, इसलिए इसके डिटेल में अपन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। बस आपको क्या याद रखना है? जो नूर है, ओके, ये नूर 3 है, यानी इसके पहले नूर 1 भी होगा, नूर 2 भी होगा। जैसे हमारा चंद्रयान था, चंद्रयान 1, पर चंद्रयान हमारे लिए डिटेल में क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वो हमारी कंट्री का न्यूज़ था। यहाँ आप याद करो, उपग्रह नूर 3 कहाँ का है? ईरान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, with which organization India has launched joint capacity building initiative for global south? global south के लिए joint capacity building initiative इंडिया ने किसके साथ लॉन्च किया है? ओके, भारत ने किस संगठन के साथ ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू किया है? ओके, तो किसके साथ किया है? ओके, यूनाइटेड नेशंस के साथ। अगर मैं बात करूँ, अगर अफ्रीकन यूनियन अभी क्यों न्यूज़ में है? यूरोपियन यूनियन अभी क्यों न्यूज़ में है? ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन की बात करूँ तो G20, आपको पता है G20 के टोटल 20 मेंबर्स है ना, टोटल 20 कंट्रीज मेंबर है, जिसमें से 19 तो कंट्री है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, ये G20 के मेंबर है। अफ्रीकन यूनियन क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये अभी G20 में ऐड हुआ है इसी साल। कब? जब G20 कहाँ हुआ है? इंडिया में। इंडिया ने होस्ट किया था इस बार 2023 में
G20 किसने होस्ट किया है? इंडिया ने, है ना। कहाँ रहा है? न्यू दिल्ली में रहा है। कहाँ पे? भारत मंडपम। ओके, भारत मंडपम, यहाँ पे ये इवेंट रहा है। तो इस बार अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है किसके अंदर? G20। तो G21 हो गया है। ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्रिक्स के, एक बार देखो इधर, ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्रिक्स की मेंबर कंट्री कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, ऐसे जब चीज़ें आए तो अब एक बार रिलेट करते रहना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज द मिथुन। ठीक है, मिथुन एक एनिमल है। मिथुन एज अ फूड एनिमल, क्या? खाद्य पशु के रूप में, मीन्स ऐसे पशु जिसको खा सकते हैं कौन? इंसान। अपन क्या खाते हैं? मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, है ना। ऐसे तो उसमें अभी मिथुन को भी ऐड किया गया है। FSSAI वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? FSSAI कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल में ही मिथुन को मिथुन को क्या किया है? खाद्य पशु के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है कि मिथुन को खाया जा सकता है। मिथुन क्या है? एक जानवर है, उसकी 2 सींगें होती है। ओके, मीन्स थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस उसके गाय जैसा है, थोड़ी बकरी जैसा है। कहाँ का है? ये भी पूछा जा सकता है कि ये एनिमल है कहाँ का। तो अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का ये एनिमल है और अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है। ओके, स्टेट एनिमल है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये एनिमल न्यूज़ में है, ये पशु अभी न्यूज़ में है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का नेटिव एनिमल है और ये वहाँ का स्टेट एनिमल है। ओके, तो जो FSSAI है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है कब है? 2008। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका जॉर्जिया नेपोलिटानो का निधन हो गया। ठीक है, इनका निधन हो गया, जॉर्जिया नेपोलिटानो का निधन हो गया। ये किस देश की राष्ट्रपति थे? ठीक है, आपको बताना ये कौन से देश के प्रेसिडेंट थे। आपका आंसर बनेगा इटली। डायरेक्ट न्यूज़ है, मैंने क्या कहा? दूसरी कंट्री की न्यूज़। अगर बहुत बड़े में कोई न्यूज़ है तो आपके लिए डिटेल में इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी सी न्यूज़ है, ठीक है, इटली के प्रेसिडेंट हैं, उनकी डेथ हो गई। ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना है, कंट्री याद रखनी है। नेक्स्ट, 4th नदी उत्सव। ठीक है, चौथी नदी उत्सव किस शहर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया था? ठीक है, कौन सी जगह पे आयोजित किया गया था? क्वेश्चन है आपका। आंसर बनेगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, थीम इस बार यमुना थी। ओके, यमुना पे थीम थी और न्यू दिल्ली में ये इवेंट रहा है। कौन सा इवेंट रहा है? चौथा जो नदी उत्सव है उसका इवेंट कहाँ रहा था? न्यू दिल्ली में। ओके, ये भी याद करना कहाँ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये याद रखना, ये भी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम बिकेम द फर्स्ट टीम इन द क्रिकेट हिस्ट्री टू क्रॉस 3000 सिक्सेस मार्क्स? किसमें? ODI मैचेस में, वनडे इंटरनेशनल्स जो होते हैं उसके अंदर 3000 सिक्स पार करने वाला कौन सा कंट्री बन गया? हमारा देश। ठीक है, भारत आपका आंसर बनेगा। कितने? 3000 से ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं किसमें? ODI में। ODIs में 3000 से। अभी बात करें तो अभी वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। ओके, कब से है? 11 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मैच चलेगा। होस्ट कौन कर रहा है इस बार? इंडिया। और इंडिया की इस बार कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं, मार्पोल एट 50। ठीक है, ये क्या है? थीम है। आर कमिटमेंट गोज ऑन, ये पूरा थीम है किसका? वर्ल्ड मैरीटाइम डे का, जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे रहा है उसका। इट वॉज ऑब्जर्व, क्वेश्चन क्या है कि ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? अगर इस थीम की बात करूँ, ठीक है, जो मार्पोल एट 50 है, इस थीम का मतलब है कि जो मैरीटाइम में जो वर्क करते हैं, जो शिप्स है जिनके, वो उनका कहना है कि हर साल, ठीक है, बहुत सारे शिप्स होते हैं जो पलट जाते, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो उनके लिए है कि अब वो ऐसे सेफ्टी मेजर्स रखेंगे, ऐसी चीज़ें रखेंगे। देखो, जैसे अगर कोई टैंकर पलटा, ठीक है, कोई शिप पलटी, शिप अगर ऑयल कंटेनर वाली शिप है, आपको पता है ना, कार्गो शिप्स होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तेल, बहुत सारा सामान इधर से उधर जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो तेल पलट गया तो क्या?
तेल हमेशा पानी की सतह पे ही रहता है, तो इतनी मोटी मोटी ऐसी लेयर बना देगा, तो अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो जल जीवन है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उनको सांस नहीं आएगी, ऑक्सीजन अंदर तक जा ही नहीं पाएगा। तो उसी पे है बेस्ड ये थीम था कि हम एक्वेटिक लाइफ को बचाएंगे, एक्वेटिक लाइफ की भी ध्यान रखेंगे। ओके, कब मनाया जाता है आपका? 28 सितंबर को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मंगोलिया? ठीक है, इंडिया के मंगोलिया में इंडिया के एम्बेसडर कौन चूज हुए हैं, कौन इंडिया से मंगोलिया के लिए एम्बेसडर है? ओके, कौन बनेंगे आपका? अतुल मल्हारी गॉडसर्व। ठीक है, मंगोलिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? अतुल मल्हारी जी को। ओके, आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके। इंटेल कॉर्पोरेशन हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ गोकुल सुब्रमण्यम एज इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इंटेल के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? गोकुल सुब्रमण्यम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब आपका क्वेश्चन है कि इंटेल जो है, ओके, जो ये इंटेल कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ओके, कब हुई थी? आपका आंसर बनेगा 18 जुलाई 1968। ठीक है, 18 जुलाई 1968। क्या है क्वेश्चन? इंटेल वाज फाउंडेड इन विच ईयर? किस साल इंटेल को स्थापना हुई थी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मलयालम फिल्म, मलयालम की लैंग्वेज की एक फिल्म है 2018। ठीक है, एवरीवन इज अ हीरो। क्या है मूवी का नाम? क्या है? 2018 एवरीवन इज अ हीरो। सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024। ठीक है, ऑस्कर के 2024 के लिए इसे सिलेक्ट किया गया है। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन, याद रखना मूवी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया की मूवी है, कहाँ? 2024 ऑस्कर के लिए इसको है ना नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। ओके, ऑस्कर की बात करूँ तो अभी नाटू, ओके, जो नाटू सॉन्ग है उसको भी ऑस्कर मिला है। इसको और कौन सा, नाटू को और कौन सा अवार्ड मिला था? गोल्डन ग्लोब, है ना। कौन सी मूवी थी? आरआरआर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। ओके, चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रूप में चुना गया है। ये किसके द्वारा निर्देशित है? कौन इसके डायरेक्टर हैं? ओके, इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो इसके मूवी के डायरेक्टर आपके कौन बनेंगे? ज्यूड एंथनी जोसेफ। ओके, ज्यूड एंथनी जोसेफ आपका आंसर बनेगा। क्या है? 2018 मूवी। ओके, अकॉर्डिंग टू CII CBRE रिपोर्ट ऑन रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट्स पे विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज इंडियाज टॉप सिटी इन ग्रीन ऑफिस? मीन्स ग्रीन ऑफिस यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सारा अभी काम किसके ऊपर हो रहा है? ग्रीन पे। ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल, ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट, हम हर चीज़ ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अर्थ को बचाना बहुत ज़रूरी है। पता है, हर साल आप देखोगे पिछले साल के कंपैरिजन में गर्मी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की, ओके, क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, CO2, ओके, इसकी मात्रा डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है। वापस आते हैं, तो इंडिया में कौन सी सिटी, ठीक है, कौन सी सिटी टॉप रैंक पे है? आपका आंसर बनेगा बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर क्या है? आपकी टॉप रैंक पे रहेगा। फर्स्ट आया है बैंगलोर। अब वही बात करें, सेकंड आएगा आपका NCR, फिर मुंबई, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी बनी है? इसकी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है क्या। और ये भी पता है बैंगलोर को क्या, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, है ना। सिलिकॉन वैली, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं अपन। ओके, सिलिकॉन वैली यानी कि वहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल ऑफिस है, टेक्निकल चीज़ों पे काम होता है, तो वही हमारा इंडिया है। इंडिया में जो बैंगलोर है वो टेक्निकल चीज़ों का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। ओके, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। IISc बैंगलोर टॉप्स 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन द टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, टाइम्स जो वर्ल्ड रैंकिंग है 2024 आई है, हर साल आती है। ठीक है,
जो टाइम्स है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग निकालता है, तो 2024 विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड, इंडिया में जो IISc है उसने टॉप किया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, पूरे वर्ल्ड में टॉप किसने किया है, इंडिया में किसने किया है, IISc बैंगलोर ने। और क्या रैंक है, ओवरऑल इसकी रैंक 91 है, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 91 रैंक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट कौन सा है, आपका आंसर बनेगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये फर्स्ट रैंक पे है। ओके, सेकंड पे ऐसे ही लिखा हुआ है, सेकंड पे स्टैनफोर्ड है, थर्ड पे MIT है, फोर्थ पे कौन सा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और जो कैम्ब्रिज है वो फिफ्थ पे है। ओके, नेक्स्ट अब डिटेल डिस्कशन आते हैं। अब हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस आज के लिए इम्पॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए। सबसे पहले झाड़ूदान, ठीक है, पता है झाड़ूदान 2 अक्टूबर आ रहा है, स्वच्छ भारत है ना, क्या 2 अक्टूबर आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो बात कर रहे हैं अपन झाड़ूदान इनिशिएटिव अर्न प्लेस इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसका क्या है, जो झाड़ूदान एक इनिशिएटिव है, मीन्स किसी एक आम इंसान ने, ठीक है, नॉर्मल इंसान ने एक इनिशिएटिव लिया था साफ रखने के लिए। अब उनका नाम कहाँ आ गया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया। एक बहुत ही प्रेस्टीजियस बुक है, उसके अंदर इनका नाम आ गया है। चलो बात करते हैं, कौन है SP सिंह। SP सिंह क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल में कॉलेज में, तो वैसे ही SP सिंह प्रिंसिपल है कहाँ की, UPSRTC की, ठीक है, मॉडलिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक मॉडल है ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप है, चीज़ें रिसर्च की जाती है उसके अंदर बहुत ही उसमें। ओके, हैज़ अर्नड रिमार्केबल, क्या इनका नाम कहाँ आ गया है, इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो इन्होंने झाड़ूदान इनिशिएटिव लिया था, तो इसमें सफाई करने, स्वच्छ भारत बनाने का इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। अब इनका जो ये काम है ये इतना सही से चला है, मीन्स इतना फ़ायदा हुआ। और क्यों फ़ायदा हुआ, इसकी एक और सबसे अच्छी बात है सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया, क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शेयर किया। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के लोगों को कहा होगा, इंस्टीट्यूट फिर आगे आगे चीज़ें फैलती रही, लोगों को पसंद आता रहा। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई है, इतने लोगों को पसंद आई है ये इनिशिएटिव कि अब इनका नाम कहाँ गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ओके, नेक्स्ट अब करें दिस रिकॉग्निशन, ठीक है, यह सम्मान उनके असाधारण योगदान, ठीक है, एक नॉर्मल से लोग थे, नॉर्मल से पीपल है, ठीक है, एक आम आदमी थे, और उन्होंने अब पूरे देश में एक आंदोलन जैसा निकाल दिया था। ओके, क्योंकि क्या किया इन्होंने, एक झाड़ूदान इनिशिएटिव लिया है। पहल के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के साथ ही इन्होंने झाड़ूदान जो अभियान है वो स्टार्ट किया। फिर पूरी की पूरी हमारी कंट्री, पूरे भारत का एक पार्ट बन गया। अब दोनों साथ में मिलके हमारे क्या करें, स्वच्छ भारत इनिशिएटिव चला रहे हैं, दोनों मिलके झाड़ूदान और स्वच्छ भारत इंडिया को क्लीन करने का इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। आगे डिस्कस करते हैं द झाड़ूदान के बारे में, अपन अच्छे से पढ़ते हैं। SP सिंह इनिशिएटेड झाड़ूदान, SP सिंह ने, नाम इम्पॉर्टेंट आएगा। अब ये नाम याद रख लो, नाम हमेशा याद रखना चाहिए ये, अब क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, झाड़ूदान स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया था, 2014 में ही। अगर आपको बताओ 2014 में ही स्वच्छ भारत भी स्टार्ट हुआ था। ओके, कब 145वीं जयंती थी महात्मा गांधी जी की, तब स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू क्लीनलीनेस कैंपेन ऑन अक्टूबर। अभी जो आने वाला अक्टूबर 2 है, महात्मा गांधी की कौन सी एनिवर्सरी रहेगी इस बार, 154th, ठीक है, 154वीं एनिवर्सरी रहेगी। उसमें एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया स्वच्छ भारत। पहले क्या कैंपेन था कि हमें कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं फेंकना है, मीन्स डस्टबिन में ही डालना है, चीज़ें साफ़ रखनी है। उसके अंदर सारे रेलवे स्टेशन आते थे कि हर जगह रेलवे स्टेशन पे मीन्स कहीं भी कचरा मत फेंको, उससे अच्छा आप जहाँ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आप कचरा फेंक दो, रास्ते में पूरी पटरी पे कभी मत फेंकना, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो साफ़ होता है पर पूरी जो बाकी जो एक्स्ट्रा जो पटरियाँ हैं, पूरे रोड चलती है जो रास्ते में आती है, वो सब उसकी सफाई तो नहीं होती। प्लेटफॉर्म पे तो स्वीपर्स वगैरह होते हैं, वो साफ़ करते हैं। तो अब वो भी हटा दिया कि फिर भी अब पहले स्टार्टिंग में यही था कि प्लेटफॉर्म पे रखना है, पर अब डस्टबिन लग जाते हैं, आप कॉल कर सकते हो रेलवे को, आके वो आपकी कंपार्टमेंट की सफाई कर देंगे। ये सब स्वच्छ भारत का ही अभियान का पार्ट है।
ठीक है। तो इस बार क्या नया इनिशिएटिव है, ये सब पहले था। 2 अक्टूबर का क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि हम हमारे घर से 2 अक्टूबर को बाहर निकले और हमारे घर की जो आसपास का एरिया है उसकी सफाई करें, उसमें झाड़ू लगाएं। ओके, ये चाहती है, तो जाना थोड़ा साफ करना, सब जने मिलके करेंगे, चमक जाएगा देश। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सब का फेवरेट, इंडियाज़ वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस। ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रही है इस बार। ओके, स्क्वाड जो स्क्वाड है यानी टीम अनाउंस हो गई। कितने जनों की टीम पता है? 11 जनों की टीम होती है। 15 जने रखते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं कुछ, तो 15 जनों की जो टीम होती है उनको अनाउंस कर दिया गया है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इंडिया हैज़ अनाउंस 15 मेंबर, 15 मेंबर की टीम है। ठीक है, 2023 आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 जनों की जो टीम है उसको अनाउंस कर दिया गया है। कब होगा? 11 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये इवेंट रहेगा। ओके, 11 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये इवेंट रहेगा। हम आगे बात करते हैं। कैप्टन कौन होंगे? रोहित शर्मा इसके कैप्टन है और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहेंगे। बाकी ये पूरी टीम की लिस्ट। आगे चलते हैं। ठीक है, रोहित शर्मा विल लीड द टीम। कौन करेंगे कैप्टन की तरह? रोहित शर्मा लीड करेंगे एंड विल असिस्ट बाय द जो वाइस कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। ओके, वाइस कैप्टन अभी मैंने बताया पीछे वाली स्लाइड में। वाइस कैप्टन कौन रहेंगे? हार्दिक पांड्या। ओके, अदर एक्सपीरियंस प्लेयर। अब जैसे कि मैच होता है तो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, कुछ नए प्लेयर्स को चांस मिलता है, कुछ डेब्यू प्लेयर्स होते हैं। तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स में कौन कौन हो जाएंगे हमारे? विराट कोहली, रविंद्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह। बहुत टाइम बाद जसप्रीत बुमराह वापस से खेल रहे हैं, एशिया कप में आए थे, है ना। और इस बार मोहम्मद शामी भी है। ओके, मोहम्मद शामी भी इस बार इंक्लूडेड है। अगर हम नए प्लेयर्स, नए जो यंग प्लेयर्स हैं, नए जो ऐड हुए हैं उनकी बात करूँ तो शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। ये नए प्लेयर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, इस बार जो पार्ट है हमारे वर्ल्ड कप टीम के। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस। ओके, बहुत ही ज़्यादा खाने की बर्बादी होती है। ठीक है, वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा खाना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, या फिर वेस्ट कर देते खाने। अगर अपन पार्टीज़ में जाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं, फिर डस्टबिन में जाके छुपा के जाके फेंक कर आते हैं, क्योंकि ऐसे पता तो होता है गलत कर रहे हैं, खाना नहीं फेंकना चाहिए। तो उसी पे है, उसी के अवेयरनेस के लिए एक डे हमने डेडिकेट कर रखा है। कौन सा है? 29 सितंबर। इस दिन क्या हम देखो, अगर बात करें तो बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, हम खाना वेस्ट कर देते हैं। पर अगर बात करूँ बहुत सारी दुनिया में जैसे हम खाना वेस्ट करें, वैसे बहुत लोग हैं जिनको खाना मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, हंगर से मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं लोग। कैसे? ऐसा भी है कितना जगह कि है ना, उनके पास खाना खरीदने के पैसे हैं पर उनके पास खाना अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि वहाँ फसल चीज़ें उगाई जा सके। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और या फिर अगर है भी तो उतना पैसा नहीं है कि आप उस चीज़ों को अफोर्ड कर सको। ठीक है, मीन्स मान लो बहुत ही ऐसा रेगिस्तान टाइप एरिया है तो वहाँ के चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसी के इनिशिएटिव में ये चीज़ है। ठीक है, ऑन सितंबर 29 द वर्ल्ड कम टुगेदर टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। यानी जो खाना गायब हो जाता है या कुछ चोरी हो जाता है, कहीं छुपा लिया दिया जाता है, या फिर जो फूड की वेस्टेज होती है, हर साल बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, उसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव है। ठीक है, हम उसके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाते हैं। ओके, यही है। 29 सितंबर को दुनिया खाद्य हानि और अपशिष्ट कटौती पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, किसका है? यूनाइटेड नेशन का। 1/3 मीन्स लगभग 1/3। ठीक है, लगभग 1/3 खाना तो वेस्ट हो जाता है। इंसान अगर मान लो, ठीक है, ये इतना खाना है, इंसान अगर 1 साल में ये इतना कर रहा है तो ये जो है, अरे यार, ठीक है, तो ये समझो इतना खाना तो वेस्ट ही हो जाता है। 1/3 वेस्ट हो जाता है, ये तो पूरा वेस्ट हो गया। ठीक है, 1/3 वेस्ट हो जाता है हमारा, ये इतना। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, मारकर भी ना। हाँ, तो ये 1/3 है, ये पूरा वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा खाना वेस्ट हो रहा है ना, या तो चोरी हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। अगर इसकी कीमत मानूँ तो लगभग मीन्स 1.3 बिलियन टन्स ऑफ खाना, कितना सारा खाना होगा। अगर कीमत मानूँ तो लगभग $1
1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी अभी एक साल की कितनी है? 3 ट्रिलियन, ठीक है, जो हम 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमारी इकोनॉमी इतनी नहीं है और हम 1 ट्रिलियन का खाना वर्ल्ड में वेस्ट कर देते हैं। सोचो कितना बड़ा खाना वेस्ट कर देते हैं। इंडिया की इकोनॉमी है, इकोनॉमी हम चाहते हैं हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, यही बात हो रही है क्या कि 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है, जो लगभग कितना है? 1.3 बिलियन टन्स ऑफ खाना है, जिसकी मूल्य कितनी है? लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकन जो डॉलर है वो। इस बार की इसकी थीम, हर साल हर डे जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ थीम होते हैं। इसका थीम क्या है? रिड्यूसिंग फूड लॉस। हमें क्या करना है? फूड लॉस को रिड्यूस करना है, जो वेस्ट हो रहा है खाना उसको रिड्यूस करना है। टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सेव सिस्टम। हमें बहुत ज़रूरी है कि जो फूड सिस्टम है उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करें, ऐसे ध्यान दें, ऐसी चीज़ों पे फोकस करें कि कैसे खाना बचाया जा सकता है, कैसे वो खाना उन लोगों को पहुँचे जो वेस्ट हो रहा है, उसकी जगह उन लोगों तक पहुँचे जिनको उनकी नीड है। अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ रॉबिन हुड आर्मी की, ठीक है, सुना है नाम कभी? रॉबिन हुड आर्मी, ठीक है, ओके, रॉबिन हुड आर्मी। अगर इसका नाम सुना होगा ना तो ये क्या है? फीड द हंगर। फीड द हंगर एक कैंपेन चलाती है रॉबिन हुड आर्मी, ठीक है, एक एनजीओ है। इंडिया के साथ साथ और भी लगभग 8-10 कंट्रीज़ है वहाँ पे काम करती है। इनका क्या काम है? जो भी रेस्टोरेंट है, जो भी कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं, ठीक है, आप भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि रेस्टोरेंट ढाबा और, पर इनका मेन इनिशिएटिव है जो रेस्टोरेंट ढाबा ऐसी जगह है वहाँ पे, है ना, जब खाना बच जाता है, मीन्स आज मान लो 100 किलो खाना बना है, पर गेस्ट, रेस्टोरेंट में जो गेस्ट है उन्होंने मान लो 90 किलो खाना खाया, 10 किलो खाना तो बच गया ना। तो अब ये क्या है कि रॉबिन हुड आर्मी क्या करती है? रेस्टोरेंट में जाती है, वो 10 किलो खाना लेकर आती है। अब वो खाना जो हंगर यानी कि जो स्लम के एरिया के जो बच्चे हैं, बड़े जो भी हैं, ठीक है, उनको खाना बांटती है। कहाँ से लेके? रेस्टोरेंट से लेके, कैफ़े से लेके, होटल से लेकर खाना लेकर आती है जो उनका एक्स्ट्रा खाना होता है और गरीबों में बांटती है। मीन्स फीड द हंगर, जो भूखे लोग हैं उनको खाना पहुंचाया जाता है। वही चीज़ है टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम। वहाँ एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा लेकर ज़रूरतमंदों को दे दिया, यही काम है। ओके, बहुत अच्छा काम कर रही है रॉबिन हुड आर्मी, केबीसी में भी आई थी। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर, अब इसके बारे में थोड़ा, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, कब सेटअप हुआ था, कुछ वो बातें कर लेते हैं अपन, कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इनके बारे में। चलो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज अ इंटरनेशनल बॉडी विच डील्स विद किसके साथ? फूड सिक्योरिटी, हंगर और न्यूट्रिशन ऑफ ग्लोबल लेवल। फूड सिक्योरिटी यानी खाना को कैसे बचा के रखना है, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना है, ये नहीं कि वेस्ट हो जाए, बचा के रखना है। नेक्स्ट क्या है? हंगर, जो भूखे लोग हैं उन तक खाना पहुँचाना है, जिनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वहाँ तक खाना पहुँचाना है। नेक्स्ट क्या? न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर जो मीन्स अपन तो फिर भी अपना देख सकते हैं, अगर सीरिया के बच्चे होते हैं, केनिया के बच्चे, कभी देखा है सोशल मीडियाज़ पे भूखे बच्चे होते हैं, रो रहे होते हैं, ऐसी इमेज वायरल होती है वहाँ के। या अगर इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया में जो स्लम के, जो कि झोपड़ी के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनकी भी पिक्चर्स आती हैं, रोते रहते हैं, है ना, तो उनके न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। किस पे? खाद्य सुरक्षा, भूख और पोषण, उन बच्चों के भी पोषण पे ध्यान रखती है ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट करें तो इसकी टोटल 195 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें 194 तो कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन एक और एक्स्ट्रा किसमें है? G20 में, जिसमें 19 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है, महानिदेशक कौन है किसके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, क्यू डोंगयू। ओके, क्यू डोंगयू कौन है इसके? महानिदेशक। अब ये है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये किसकी है? यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन इस पर वर्क करती है, मीन्स यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट कंपनी है, ऐसा मान लो। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन भी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में ही, है ना। आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो, खाने से रिलेटेड है, याद रखना। खाना खाते हैं हम लोग, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़ बहुत पसंद है। चीज़ कहाँ से होता है? पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, सबको पसंद है। तो पिज़्ज़ा कहाँ का है? इटली का। तो याद रखना, रोम, इटली। इटली इसका जो खाने की चीज़ है, फूड की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली में। ओके, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने बात की, कौन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये याद कर लेना, ये इसकी पेरेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स रिसीव फर्स्ट डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, जो एरोनॉटिकल चीज़ों पे काम करती है, एक कंपनी है, उसके साथ उसने फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट है कौन सा, डॉर्नियर 228 इंडिया को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, यही बात है। कौन मैन्युफैक्चर कंपनी कौन सी है, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। भारतीय वायुसेना ने हाल में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से निर्मित 6, ठीक है, टोटल कितने हैं, 6 में से पहला मिल गया है, टोटल 6 मिलने वाले, 6 की डील हुई है किसके साथ, HAL के साथ 6 की डील हुई है, उसमें से पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है। आगे बात करते हैं, ये देख सकते हो आप। अब इसको बनाने का पूरा बजट कितना है, चलो पूरा डिस्कस करते हैं। मार्च में, ठीक है, रक्षा मंत्रालय किसके पास है, ओके, राजनाथ सिंह जी के पास है ना, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है, ने 67 करोड़, ठीक है, 66 करोड़ रुपए की बजट को आवंटित करते हुए 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की डील की थी, किसके साथ, HAL के साथ डील की थी, कब की थी, मार्च में, ओके। इन मार्च व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्ड अ डील ऑफ HAL, कितने का, डॉर्नियर 228 का 667, ठीक है, 667 करोड़ की डील है, 67 करोड़ नहीं, ओके, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 667 करोड़ की डील की हुई है, ओके। नेक्स्ट, दिस अपग्रेडेड, अब ये क्या है, हमारे पास पहले भी थे, अब ये क्या है, डॉर्नियर, ये जो है थोड़े अपडेटेड मॉडल है, यानी इसके अंदर जो इंजन है वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, इंजन की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी की है, साथ ही साथ ये जो हम प्रोपेलर्स देख रहे हैं, ये प्रोपेलर्स काफ़ी अच्छे होंगे, इंजन काफ़ी अच्छी होगी, इन सब चीज़ों पे काम किया गया है, ओके। नए इंजन होंगे, समग्र प्रोपेलर, उन्नत जो भी एरोनॉटिक्स जो चीज़ें होगी वो सारी कुछ उन्नत क्वालिटी की होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम MS स्वामीनाथन की, ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन है, ये थे, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, 98 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। बात करते हैं इनके ऊपर, फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि भारत में जो हरित क्रांति है उनके फादर है MS स्वामीनाथन, पासेज अवे, इनकी डेथ हो गई है कब, 98 साल की, 98 साल की उम्र में, ठीक है। ही वॉज ऑनर्ड विथ, इनको क्या मिला है, फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड प्राइज, दुनिया में जो पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है वो किनको मिला है, MS स्वामीनाथन को, ओके। ही डेडिकेटेड ऑल्सो लेड हिम टू द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक हो, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया है, कहाँ है ये, चेन्नई के अंदर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है, 29 सितंबर को, ठीक है, 29 सितंबर को भोजन की हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया है। आगे बात करते हैं, अब देखो हमारे पास कोई ग्रेन नहीं था, हमारे पास जब हम आज़ाद हुए थे हमारे पास खाने की बिल्कुल भी चीज़ें नहीं थी, फिर आए MS स्वामीनाथन, ये अपनी आइडियाज़ के साथ आए और इन्होंने, अब हमारे पास इतना ज़्यादा खाना है, हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें तो हमने UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हमने क्या दिया, 75,000, ओके, 75,000 टन ऑफ राइस, ठीक है, कौन सी नॉन बासमती की जो राइस थी वो एक्सपोर्ट किया है हमने। तो वही सोचो, पहले हमारे पास खुद के पास खाना नहीं था, अब हम दूसरी कंट्रीज़ को खाना दे रहे हैं। इनके मेन फादर मीन्स वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, MS स्वामीनाथन जी से, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला है, ठीक है, ये अवार्ड। इस साल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 2023 में भी इंडिया में एक इंसान है जिनको कि रेमन मैग्सेस अवार्ड यानी रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है, वो किनको मिला है वो आप बताओगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म श्री, ठीक है, इनको पद्म श्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, यानी जो सिविलियंस को जो अवार्ड मिलता है सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, पद्म विभूषण, ठीक है, ये भी इनसे भी इनको नवाजा गया है। ही ऑल्सो रिसीव्ड, इनको ऑल्सो कौन सा अवार्ड मिला है, HK फिरोडिया अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड भी इनको मिला है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड भी इनको मिला है, ओके। इन्होंने इतना अच्छे काम ही किए कि इनको इतने सारे अवार्ड मिले, ठीक है। इंदिरा गांधी प्राइज़, इंडिया के पास बिल्कुल खाने की नहीं थी, मीन्स जो हमारे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि हम लोग हफ्ते में एक दिन फास्ट करेंगे ताकि
इंडिया को खाना मिल सके, इतनी बुरी हालत थी हमारी। फिर आए MS स्वामीनाथन, जिन्होंने अब हमारे पास इतना सारा खाना है इनकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, हृदय दिवस। हार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, दिल सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 29 सितंबर। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। क्यों मनाते हैं? लोगों को अवेयर करने के लिए कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट ने बीट करना छोड़ दिया कुछ नहीं होगा। और लोग स्मोक करते हैं और अल्कोहल कंजर्व करते हैं, ठीक है, दारू शराब, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेकार होती है। तो उसी के लिए थी पीपल अटेंशन टू हार्ट इलनेस, हार्ट की बीमारियों से अवेयर करने के लिए कि किन किन चीज़ों से आपका हार्ट, आपका दिल बीमार हो सकता है। इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए ये डे हम मनाते हैं। ठीक है, हर चीज़ का थीम होता है। ओके, अभी हमने बात करी, हर जितने भी अपन डेज मनाते हैं थीम होता है। इस बार का थीम क्या है? यूज़ हार्ट नो हार्ट। ठीक है, अपने हार्ट को यूज़ करो और अपने हार्ट के बारे में जानो, अपने दिल को यूज़ करो और अपने दिल के बारे में जानो। ओके, कुछ बात करते हैं फाउंडेशन। जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? 2000 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हेडक्वार्टर है किसका? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो राजीव गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। ओके, अब देखो, अगर पेगासस आपके लिए लेकर आती है ऑनलाइन बैचेस, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है? पूरा फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके, मैथ्स, इसकी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर PDF रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड होगा। डाउट सेशंस, हर एक चीज़ इसमें आपकी प्रोवाइड होगा। ओके, और जो ये है फाउंडेशन बैच, ये किन किन कोर्सेज को कवर करेगा? CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, जो भी SSC जितने भी एग्जाम्स करवाती है, तो आप इस बैच के लिए एनरोल कर लो। अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए गूगल प्ले और प्ले स्टोर, ठीक है, हर जगह आपको मिल जाएगा ऐप। पेगासस का ऐप डाउनलोड करो, कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। अगर हम बात करें ऑफलाइन बैचेस की, तो अभी 5 अक्टूबर से शाम को 4 बजे GD की बैचेस स्टार्ट हो रही है। ये पूरा ऑफलाइन मोड में ये बैच रहेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कहाँ पे? पेगासस के ऐप के ऊपर। ओके, पेगासस का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 अक्टूबर से। GD की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। कितनी? 84,000 से भी ज़्यादा पदों पे भर्ती आ रही है। जितनी जल्दी आप एनरोल करें उतना सही रहेगा। ओके, होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।